अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस खातून के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने अपनी खिदमत की वजह से पूरी दुनिया की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। उसने खुद तो अपनी पूरी ज़िंदगी कसम परसी की हालत में गुजारी, लेकिन दुनिया को साइंस के शोबे में एक नई दुनिया से रोशनास कराएगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी वो खातून थी जिसने नोबेल इनाम की तारीख में पहली मरतबा 2 अलग अलग शोबों कीमिया और तबीयात में इनाम हासिल किए। मैरी क्यूरी के नाम से मैं बचपन से वाकिफ़ हुआ था। शायद कोई मजमून नज़र से गुजरा था जिसमें लिखा था कि उन्होंने इत्तफाकन रेडियम दरियाफ्त किया है। उनका ये तारुफ ज़हन से चिपक कर रह गया और मैं ये समझता रहा कि इस औरत का तुक्का लग गया जिसकी वजह से मुफ्त में नोबेल इनाम मिल गया। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैरी क्यूरी एक गैर मामूली सलाहियत की हामिल औरत थी जो न सिर्फ जीनियस थी बल्कि एक बेहद दर्दमंद दिल भी रखती थी। वो तो भला हुआ इस आदमी का जिसने एक ट्वीट की थी जिस पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें उसने कुछ किताबें पढ़ने के लिए तजवीज़ की। मैंने किताबों के नाम से अंदाज़ा लगाया कि मौज़ूआत मेरी दिलचस्पी के हैं, सो मैंने वो किताबें बज़रिया इंटरनेट मंगवा लीं। उनमें से एक किताब की कीमत गालबन 12 या 1300 रुपये थी, मगर जब मैंने ये किताब खोल कर देखी तो खासा मायूस हुआ। कुल 115 सफ़हात की चौकोर डिज़ाइन में शाया शुदा ये किताब बच्चों के लिए थी जिसमें मैरी क्यूरी के हालात ज़िंदगी लिखे थे। मुझे लगा ये किताब मेरे किसी काम की भी नहीं, सो मैंने बगैर पढ़े इसे मुस्तरद शुदा किताबों के ढेर में रख दिया। कुछ रोज़ बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे इस किताबों पर पैसे तो खर्च करने ही पड़े थे, तो क्यों ना मैं उन्हें पढ़ लूँ। ज़हन में वो लतीफ़ा भी था जिसमें एक शख्स साबुन बेचने का काम शुरू करता है और जब काम नहीं चलता तो साबुन खाना शुरू कर देता है कि अब फेंकने से तो रहा। यही सोचकर मैंने किताब उठाई और बेदिली से पढ़नी शुरू कर दी। जो मैं किताब पढ़ता गया तो मेरी हैरत में इजाफा होता गया और मैंने एक ही नशिस्त में पूरी किताब पढ़ डाली। पैसे पूरे हो गए। अगर आज मैं अपनी पसंदीदा किताबों की फहरिस्त बनाऊं तो किताब लाजमन उसमें शामिल होगी। इस किताब का नाम समथिंग आउट ऑफ नथिंग है। ये किताब वैसे तो मैरी क्यूरी की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है, मगर असल में ये दरवेशी की एक दास्तान है जो हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जिसे साइंस और तसव्वुफ़ दोनों से शगफ़ है। और ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो नामसाइब हालात को अपनी नाकामी का जवाज़ बनाकर पेश करते हैं। ये उस औरत की कहानी है जो बदतरीन हालात में पली बड़ी मगर फिर भी 2 नोबेल इनाम जीत गई। मैरी क्यूरी पोलैंड में उस ज़माने में पैदा हुई जब पोलैंड यूरोपीय मुल्कों के दरमियान तकसीम हो चुका था। नक्शे पर उसका वजूद मिट चुका था और पुलिस स्कूलों में ज़बरदस्ती रूसी ज़बान और तारीख़ पढ़ाई जाती थी। ऐसे ही एक स्कूल में जहाँ मैरी पढ़ती थी, रूसी इंस्पेक्टर तालीम दौरे पर आया। 10 साला मैरी उस वक़्त भी अपनी जमात की सबसे ज़हीन तालिबा थी। इंस्पेक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे जिसका उसने ठीक ठीक जवाब दिया। फिर इंस्पेक्टर ने आखिरी सवाल किया, बताओ हम पर हुकूमत कौन करता है। बदिक्कत तमाम मैरी के मुंह से निकला, ज़ार रूस इज़्ज़त माब अलेक्जेंडर दोयम। इंस्पेक्टर मुतमईन होकर वापस चला गया। दौरे के बाद मैरी के पोलिश उस्ताद ने उसे बुलाया, यहाँ आओ मेरी बच्ची, और प्यार से उसका माथा चूमा तो मैरी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। ये मैरी की तलातम खेज़ ज़िंदगी की शुरुआत थी। मैरी की माँ को टीबी थी। वो अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकती थी कि कहीं उन्हें बीमारी न लग जाए। बाप स्कूल में उस्ताद था जहाँ उससे उसके रूसी प्रोफेसर के साथ नहीं निभती थी। इस कश्मकश में मैरी के बाप का नुकसान हुआ। उसकी तनख्वाह कम कर दी गई और घर वापस ले लिया गया। नाचार उन्हें एक अपार्टमेंट में मुंतकिल होना पड़ा और आमदन बढ़ाने के लिए इस अपार्टमेंट में कुछ लड़कों को किराए पर रहने के लिए जगह भी देनी पड़ी। ऐसे ही एक किराएदार को कोई बीमारी थी जो मैरी की 2 बहनों को भी लग गई। एक बहन जानवर ना हो सकी और 14 साल की उम्र में मर गई। कुछ अरसे बाद टीबी से माँ भी मर गई। मैरी इस वक्त हर वक्त किताबों में गुम रहने लगी। उसे कोई होश नहीं होता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। 14 साल की उम्र में उसका स्कूल बदल गया। नए स्कूल में तमाम उस्ताद रूसी थे जो पोलिश बच्चों को दुश्मन समझते थे। एक मसला मैरी की 12 साला बहन ब्रोनिया का था जो पेरिस जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर पैसे कम पड़ते थे। मैरी ने उसे कहा कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ाई करे। इस दौरान मैरी मुलाजमत करके इसे पैसे भेजती रहेगी। फिर जब ब्रोनिया डॉक्टर बन जाएगी तो उस वक़्त मैरी की मदद कर देगी। मैरी की उम्र उस वक़्त 18 बरस थी जब उसने अपने शहर से दूर एक गवर्नेंस की नौकरी तलाश की और काम में लग गई। वो ना सिर्फ नौकरी करती बल्कि साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती। उस वक़्त तक रियाजी और तबीयात में उसका रुझान वाज़ेह हो चुका था। एक दिन मैरी को पता चला कि इस छोटे से शहर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। मैरी ने उन्हें पढ़ाने का ज़िम्मा भी अपने सर ले लिया और इन्हें पोलिश ज़बान में तालीम देने लगी। दरवेशी की कोई उम्र थोड़ी होती है। फिर वो वक्त भी आया जब मैरी अपनी तालीम के लिए पेरिस रवाना हुई।
ضرورت کی تمام چیزیں اس نے گھر سے باندھ کر پیرس بھجوا دیں تاکہ وہاں مہنگے داموں نہ خریدنی پڑیں۔ سب سے سستا درجہ جہارم کا ٹکٹ لیا، جس میں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی ساتھ لانی پڑتی تھی، اور کھانے پینے کے لیے سامان گھر سے ہی لے لیا کہ یہ 3 دن کا سفر تھا اور راستے میں خرید کر کھانا اس کی استطاعت سے باہر تھا۔ پیرس آ کر اسے پہلی مرتبہ آزادی کا احساس ہوا۔ یہاں وہ بلا کسی خوف کے پولش زبان میں بات کر سکتی تھی، یہاں کسی روسی انسپکٹر کا ڈر نہیں تھا۔ پیرس میں میری کی ملاقات ایک سائنسدان پیری کیوری سے ہوئی، جس نے میری کو شادی کی پیشکش کی۔ یہ فیصلہ میری کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک طرف وہ پیرس میں اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کی خواہشمند تھی، تو دوسری طرف وہ مقبوضہ پولینڈ واپس جا کر اپنے ہم وطنوں کو تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میری نے شادی کی پیشکش ٹھکرا دی اور وارسا واپس آ گئی۔ پیری کیوری نے ہمت نہیں ہاری اور میری کو خطوط لکھ کر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ اکیلی پولینڈ میں کوئی تبدیلی نہیں لا پائے گی۔ ایک خط میں اس نے لکھا کہ ہم دونوں مل کر سائنس کے ذریعے اس دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ ستمبر 1894 میں میری پیرس واپس آ گئی تاکہ اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکے، اور پھر بالآخر 1895 میں میری نے پیری کیوری سے شادی کر لی۔ میری کی ڈاکٹریٹ مکمل ہوئے اس وقت 4 ماہ ہوئے تھے۔ نیا شادی شدہ جوڑا اپنے سادہ سے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا، جس کی کل آرائش ایک پلنگ، ایک میز، 2 کرسیوں، ایک لیمپ پر مشتمل تھی۔ اپنی شادی کے دن جو انہیں سلامی ملی تھی، اس سے انہوں نے 2 سائیکلیں خریدیں اور فرانس کی سیر پر نکل پڑے۔ یہ ان کا مختصر ہانی مون تھا۔ شادی کے بعد پیری اور میری کیوری کی زندگی میں گویا انقلاب آ گیا۔ دونوں سرتپا سائنس کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سائنس کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ پیری کیوری کے باس نے میری کو اجازت دے دی کہ وہ بھی کیمیا اور طبیعیات اسکول میں تحقیقی کام کر سکتی ہے۔ میری کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ میری روزانہ اپنے شوہر کی باہوں میں باہیں ڈال کر لیبارٹری میں آ جاتی اور اسی کے ساتھ واپس جاتی۔ 1897 میں میری کی 3 سالہ تحقیق ختم ہوئی، جو اس نے فولاد کی مقناطیسی خصوصیات پر کی تھی۔ تحقیق کے معاوضے کے طور پر جو رقم ملی، اسے اس فرشتہ صفت خاتون نے اپنے وظیفے کے پیسے واپس کر دیے۔ حالانکہ وہ وظیفہ اسے تحفتاً ملا تھا اور وہ اس ادائیگی کی قطعاً پابند نہیں تھی۔ اگر یہ وظیفہ اسے نہ ملتا تو وہ کبھی ریاضی میں ماسٹرز نہ کر پاتی۔ یہی سوچ کر اس نے پیسے واپس کیے کہ اب یہ وظیفہ کسی ضرورت مند ہم وطن کے کام آ جائے گا۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ کپڑوں کا کوئی برانڈ لانچ کرتی اور باقی عمر عیش کرتی۔ مدام کیوری کو 2 نوبل انعام کیسے ملے؟ اس درویش صفت عورت کی کردار کشی کیسے کی گئی؟ اس خاتون نے جنگ کے دوران اپنے ملک کے لیے کیا ناقابل یقین خدمات انجام دیں اور دنیا کی ریڈیم کی دریافت پر کیسا رد عمل آیا؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔